हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ सुनील कुमार। आज हम 7 मार्च की न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं और आज बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं नहीं, तो एक फिट इंडिया कार्निवल हो रहा है न्यू दिल्ली में, उसको थोड़ा सा समझेंगे। सोशल मीडिया बैन कुछ स्टेट्स ने लगाया है, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है, कुछ छोटी मोटी अदर न्यूज़ हैं, उनको समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखो, फिट इंडिया कार्निवल हो रहा है। इंडिया के लोग जिससे फिट हों, जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं वो उससे बचें। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे हुआ है। तो ये आपका हो रहा है न्यू दिल्ली में। जस्ट रिमेंबर दिस, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बहुत सारे लोग जाएंगे आएंगे, साइकिलिंग होगी, योगा होगा और स्पोर्ट्स होंगे। ओके, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ने सोशल मीडिया बैन को करने की बात चल रही है। कर्नाटका ने तो बेसिकली अपनी असेंबली में जो बजट सेशन हुआ उसमें भी बोला है कि हम 16 साल तक के लोगों को सोशल मीडिया नहीं चलाने देंगे। आंध्र प्रदेश वाले बोल रहे हैं 13 साल के लोगों को नहीं चलाने देंगे। 13 साल से छोटा बच्चा तो वैसे भी इतना ज़्यादा नहीं उसमें इंगेज होता है, तो इसको बैन करने का कोई मतलब नहीं है आंध्र प्रदेश में। बट हाउएवर यस, 16 ईयर्स ठीक है। 16 साल तक का बच्चा अगर सोशल मीडिया नहीं चलाएगा तो वो एटलीस्ट जो 12th तक की जो स्टडी है वो पूरी कर पाएगा विदाउट सोशल मीडिया, है ना। उसके बाद जो ग्रेजुएशन में जाता है उसके बाद अपना सोशल मीडिया यूज़ कर सकता है, दैट्स फाइन, है ना। तो देखो, जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इन सारी कंट्रियों से मोटिवेटेड हो रहे हैं। आई होप कि पूरी इंडिया में ही इस तरह का बैन आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखो, जो शिप को डुबो दिया गया था, देना थी, क्या नाम था उसका, यस, आयरिस देना। तो इंडिया के अपोजिशन वाले इंडिया को ही घेर रहे थे और इंडिया को ही क्रिटिसाइज कर रहे थे। आई डोंट नो व्हाई। इंडिया का जो अपोजिशन है, आई थिंक उससे बुरा अपोजिशन कहीं नहीं मिल सकता तुमको। वो अपनी ही कंट्री को ही बुरा दिखाना, नीचा दिखाना, खराब दिखाना, ये सब करते रहते हैं। तो इंडिया ने ऑफर किया था शेल्टर। 10-12 दिन हमारे यहाँ विशाखापट्टनम पे वो खड़ी भी रही थी, तो उसको कुछ नहीं हुआ था विशाखापट्टनम में। जैसे ही वो इंटरनेशनल वाटर्स में आई, उसके बाद उसको शूट डाउन कर दिया गया और वो डूब गई, है ना, शिप। तो इंडिया ने भाई ऑफर किया था, तुम खड़े रहते। अभी भी एक शिप को अपन लोगों ने शेल्टर दिया हुआ है वहाँ पर, ऐसा नहीं है। उसका नाम ये है। ऑन फ्राइडे गवर्नमेंट सो सेड द सेकंड ईरानियन जो शिप है, आयरिस लवान, वो है अभी भी कोच्चि उस पर पोर्ट पर, तो उसको तो कुछ नहीं किया गया अभी तक, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन जो हमारी ही अपोजिशन हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ फैला रही है। जो हार्ड टाइम्स हैं, कठिन समय चल रहा है, जहाँ पर वॉर चल रहा है अपने ही नेबरहुड में, अपने ही देश के पीछे अपोजिशन पड़ी हुई है। इट्स जस्ट सो पथेटिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, ये यूएसए ने बोल दिया कि इंडिया 1 महीने का तेल परचेज कर सकता है रशिया से, परमिशन दे दी है। व्हाट द हेल इज दिस। मतलब यूएसए कल को कह दे कि आई अलाउड मोदी टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, अगले 5 साल के लिए मैं अलाउ कर रहा हूँ कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बने रहें। तो ये थोड़ी है कि मोदी ट्रंप ने अलाउ कर दिया है। इट्स जस्ट नॉनसेंस। और इंडिया परचेज कर ही रहा है यूएस और रशिया से ऑयल, और हम लोग कर रहे हैं, तभी से कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हमने डिक्लाइन किया था, वो हमने मर्जी से किया था। फिर रिसेंटली फरवरी में फिर वो इंक्रीज़ हुआ था। इन फरवरी इंडिया वॉज द लार्जेस्ट परचेजर ऑफ रशियन ऑयल, है ना। लार्जेस्ट परचेजर नहीं कहेंगे, पर बेसिकली इंडिया का जो लार्जेस्ट इम्पोर्ट था क्रूड ऑयल का, वो रशिया से आया था फरवरी में। तो ये तो जस्ट यूएसए का मुंह है, ये कुछ भी बक दे रहे हैं और अपने अपोजिशन वाले उसी को लेके अपनी ही कंट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब देखो, यूनाइटेड नेशंस की स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज़ की रिपोर्ट आई है, सीएमएस इसको पब्लिश करता है, ठीक है। ये है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, ये है। अब ये हर साल ही आती है और इसमें यही दिखाते हैं कि इतनी लिस्टेड स्पीसीज़ हैं, इसमें से जो है इतनी सारी थ्रेटन्ड हैं। 1189 में से 588 स्पीसीज़ डिक्लाइन में जा रही हैं। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो, 49% माइग्रेटरी स्पीसीज़ जो प्रोटेक्टेड हैं वो डिक्लाइन पर हैं, ठीक है कि नहीं, आर डिक्लाइनिंग। 24% जो लिस्टेड हैं उनकी बात कर रहे हैं, पूरी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। भाई, जो CMS है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, इसमें कुछ स्पीसीज लिस्टेड होंगी, मान लो 1189 हैं, तो इसमें से 49% तो डिक्लाइन, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, प्लस 24% का क्या हो रहा है, एक्सटेंशन फेस कर रही हैं वो। प्लस पॉपुलेशन डिक्लाइन का जो थ्रेट है, खतरा है, वो 5% बढ़ गया है पिछले 2 साल में। एवरी 2 ईयर ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। ओके, हर साल नहीं होती, ध्यान रखना ये। और इसका कन्वेंशन भी हर 2 साल में होता है, बाईनियल होता है ना। और प्लस परसेंटेज ऑफ स्पीसीज फेसिंग एक्सटेंशन, वो भी 2% से बढ़ गया 2 साल में। पिछले साल मतलब ये 22% स्पीसीज क्या कर रही थी, एक्सटेंशन को फेस कर रही थी। इस साल कितनी कर रही हैं, 24 कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये 2% बढ़ गया है यहाँ से। राइट, तो यही है। और कुछ मास मोर्टेलिटी, मतलब बहुत सारी स्पीसीज़ हैं वो मास में उनकी डेथ हो रही है। जैसे अंगुलेटेड, मतलब हूफ्ड एनिमल्स हो गए, जिनके हूफ्स होते हैं। हूफ्स मतलब थोड़े खुर टाइप होते हैं, जैसे गधे हो गए या फिर हिरन वगैरह हो गए, उनके हूफ्स होते हैं। जैसे ये भी दे रखा है, वाइल्ड बीस्ट, लामा एक तरह से गोट होती है, अच्छी लंबी गर्दन होती है, इट्स नाइस। फ्रेश वाटर फिशेज़ कई जगह पे मिलती हैं, बहुत सारी मराइन स्पीसीज़ हैं, सच एज शार्क हैं, मेंटा रेज, टर्टल्स हैं, ये सारी चीज़ें वो हो रही हैं। और 2002 से 2021 तक
लगभग 20 साल में जो मोबिलिटी है वो भी डिक्लाइन हुई है सिग्निफिकेंटली। मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है। जो मंगोलियन गज़ल की है उसका एग्जांपल दिया है इसमें। गज़ल एक तरह से हिरन जैसा होता है, लेकिन हिरन से थोड़ा बड़ा होता है, ध्यान रखना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये 26 स्पीसीज़ को हायर एक्सटेंशन, ये तो सब वही बेकार की बात है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। प्लस ये है कि देखो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अदर कोर इंडस्ट्रीज़ को कैसे इंपैक्ट कर रहा है। भाई ऑयल और गैस का तो आप लोगों ने देख लिया, अदर कोर इंडस्ट्रीज़ को कैसे इंपैक्ट करेगा। तो इसमें दे रखा है, देखो हमारे जो 40% से ज़्यादा जो रफ डायमंड्स हैं वो कहाँ से आते हैं, वेस्ट एशिया से आते हैं। बाकी के कहाँ से आते हैं, बेसिकली हम रशिया से ज़्यादा रफ डायमंड्स खरीदते हैं, उसको पॉलिश करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया का डायमंड्स का जो पॉलिशिंग का है, प्रोसेसिंग का है, वो वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो डायमंड इंडस्ट्री है वो सफ़र करेगी, ध्यान रखना इट इज़ नॉट अ कोर इंडस्ट्री, लेकिन इसमें दे रखा है तो मैंने इसको बता दिया है। उसके बाद देखो अपन लोग 68% लैंडस्टोन हम लोग वेस्ट एशिया से लेते हैं, 62% जिप्सम हम लोग कहाँ से लेते हैं, वेस्ट एशिया से लेते हैं। तो लैंडस्टोन कहाँ पर यूज़ होता है आपका, सीमेंट में यूज़ होता है। अब सीमेंट गड़बड़ होगा तो ये कंस्ट्रक्शन में भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो सीमेंट इज़ अ कोर इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन है सेकेंडरी सेक्टर, उसमें दिक्कत आने वाली है। जिप्सम में दिक्कत आएगी। अब ये सल्फ़र है, सल्फ़र का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और उसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग में। तो हम 65% वेस्ट एशिया से ही लेते हैं। तो ये इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है। इंडिया ऑल्सो जो 60% के करीब हम अपना डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, देखो स्टील इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्री है, तो डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, तो ये हम कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं, आपका वेस्ट एशिया से ही 60% ले रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जिनमें हम 50% से ज़्यादा जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, वेस्ट एशिया से कर रहे हैं। कौन कौन से हो गए देखो, वो फर्टिलाइज़र हो गए, सीमेंट हो गई, ठीक है कि नहीं, स्टील हो गई, ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें ये कोर इंडस्ट्रीज़ का पार्ट है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ कोर इंडस्ट्रीज अदर देन ऑयल एंड गैस सफ़र करने ही वाली हैं। ओके, प्लस बाकी का ये डायमंड्स का तो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, प्लस देखो इंडिया के जो रिफाइनर्स हैं, जाहिर सी बात है कि रशिया की तरफ देख रहे हैं ऑयल के लिए, गैस के लिए भी इधर उधर देखेंगे। अभी तो कतर वगैरह से लेते हैं, बट इधर उधर से भी अपन लोग लेने की कोशिश करेंगे। अभी जो हमने यूएसए से परचेज़ करने की बात की थी कि हम लोग उससे परचेज़ करेंगे, और कुछ उससे पहले डील वील हुई थी। तो देखो हम डाइवर्सिफाई करेंगे अपने सोर्सेज को, बट येस ये कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाली हैं, तो इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ये वही सारी चीज़ें दे रही हैं। देखो लाइमस्टोन कहाँ यूज़ होता है, सीमेंट में। जिप्सम वगैरह भी अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वगैरह में यूज़ हो जाते हैं, है ना। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का है। डीआरआई स्टील मेकिंग में होता है। डायमंड का मैंने आपको बता दिया, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इट। ओके, ये बॉट्स वर्सेस बूट्स की बात चल रही है। पहले बूट्स उतरते थे ज़मीन पर, बूट्स मतलब जूते पहनकर सिपाही उतरते थे, और वो मैन टू मैन कॉम्बैट करते थे, चाहे वो हथियारों से हो, चाहे वो बंदूक गोला बारूद हो। लेकिन हाँ, आदमी लोग ज़मीन पर उतरते थे। अब बॉट्स के थ्रू ही काम चल रहा है। एआई के थ्रू आप ड्रोन्स को मॉनिटर करो, टारगेट सेट कर दो, पूरा एक ऐसा एल्गोरिदम सेट कर दो ना। सपोज दैट यू हैव 10,000 यूएवीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स सच एज ड्रोन्स, है ना। तो आपके पास 10,000 हैं, और आपने एक एल्गोरिदम ऐसी सेट कर रखी है कि इन केस ऑफ वॉर दीज एआई जो टूल आपने बनाया हुआ है, दिस विल डिप्लॉय दीज 10,000 बोट्स, सॉरी यूएवीज, एंड दे विल अटैक एनी वेयर इन द वर्ल्ड। तो आंख बंद करके वो अटैक करेंगे, आदमियों की जरूरत ही नहीं है, बॉट्स ही काम करते रहें। तो ये वही बात है। बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें, तो मैंने ज़्यादा इसको कवर नहीं किया है। इट्स नॉट, बस ये पता होना चाहिए कि जो अब मॉडर्न वॉर्स आ रहे हैं उसमें बूट्स की जगह पर बॉट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। दैट्स इट। न्यू जीडीपी सीरीज़, ये मैं वही बता चुका हूँ, घिसी-पिटी वही बातें हैं। मॉस्पी ने नई जीडीपी सीरीज़ रिलीज़ की थी, तो जीडीपी को थोड़ा डिफाइन कर दिया है। जीडीपी इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल, ठीक है, इसमें गुड्स भी आएंगे और सर्विसेज भी आएंगी, प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया, ठीक है कि नहीं। ये सारा हो गया। जीडीपी एस्टिमेट्स की ज़रूरत पड़ती है कि हमको हर मतलब कुछ समय बाद रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस में चेंज आ जाता है, जो लोग पे करते हैं इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से, प्लस गुड्स एंड सर्विसेज भी चेंज हो जाती हैं। जैसे आज कोई आदमी नोकिया के वाले मोबाइल ले रहा था, ठीक है, और हो सकता है 10 साल बाद सैमसंग के लेने लगे, एप्पल के लेने लगे। तो ये देखो, ये वाली कमोडिटी बाहर हो जाएगी मार्केट से, ये वाली कमोडिटी इन हो जाएगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज में भी चेंज आता है। तो इसके लिए हम लोगों को जीडीपी एस्टिमेट्स को रिफ्रेश करना पड़ता है हर साल। तो एग्जिस्टिंग जो जीडीपी एस्टिमेट्स है, ये मैं बता चुका हूँ कि 2022-23 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 9.2% थी पुराने वाले के हिसाब से, 2011-12 बेस ईयर के हिसाब से। लेकिन 2022-23 के हिसाब से ये कितनी हो गई थी, 6.3% हो गई थी। तो जीडीपी ग्रोथ रेट में भी कमी आई थी, तो एस्टिमेट्स में भी कमी आई है ना। तो ओल्ड जीडीपी एस्टिमेट्स की ये बात कर रहा है कि जो इंडिया की एवरेज एनुअल इनकम थी वो 2.5 लाख रुपए हुआ करती थी पुराने के हिसाब से, लेकिन नए के हिसाब से थोड़ी सी कम हो गई है, 2,43,000 हो गई। जाहिर सी बात है, जब बेस बढ़ता है तो परसेंटेज वाइज कमी आती है, लेकिन याद रखना जो फाइनल नंबर्स होते हैं वो बढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं। मतलब फाइनल नंबर्स का इन द सेंस, मतलब जो, जैसे मैं बात करूं इन एब्सोल्यूट टर्म्स में, वो इंक्रीज होता है। जैसे 10,000 करोड़ रही हो
तो आगे चल के वो बढ़ जाएगी, 15,000 करोड़ ही हो जाएगी। लेकिन परसेंटेज मान लो 12, पहले हम 10,000 करोड़ पे बेस ले रहे थे तो 50% इंक्रीज हुआ है, ठीक है कि नहीं। लेकिन हम 12,000 करोड़ पे बेस ईयर ले लेंगे तो जाहिर सी बात है ये परसेंटेज में कम हो जाएगा, तो वही चीज़ हो रही है ना। तो जीडीपी एस्टिमेट्स के हिसाब से जीडीपी कितनी कम हो गई है, ये देखो बेस बढ़ा है ना। 2022-23 में हमारी 3.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, वो कम होकर नई जीडीपी के हिसाब से 3.2 की रह गई है। 2022-23 की 3.6 से 3.5 की रह गई है। अब देखो जो हमारी 4.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी 2025-26 में, वो 3.9 ट्रिलियन डॉलर की ही रह गई है। तो जाहिर सी बात है बेस इफेक्ट देखने को मिल रहा है सीधे सीधे। तो इसकी वजह से देखो ये हो रहा है कि हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गए थे, ऐसा ही हम लोग बोल रहे थे ना दुनिया को दिखा दिखा के। तो जाहिर सी बात है हम 4 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी अब नहीं रहेंगे। अब देखो नई जीडीपी सीरीज के हिसाब से भाई हमारी अब जीडीपी फिर बढ़ेगी, तो फिर ये इंक्रीज होता रहेगा, इट्स लाइक दैट। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में ये मत कहना कि हमारी 3.9 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, वो बेस के हिसाब से है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद से है ये कहानी। वैसे बड़ी है 2011-12 के हिसाब से हमारी इंक्रीज ही होती जा रही है, बट बेस इफेक्ट की वजह से ये 4.1 ट्रिलियन डॉलर की से घट के कितनी हो गई है, 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई है। इतना था, थैंक यू। एंड ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पर, न्यूज़ टू नोट्स पर। आप इसको स्कैन करके भी डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा वीडियो को, मैं वहाँ से आप जा सकते हैं। एंड थैंक यू, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।